गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। देखिए, आज मैं आपको क्लास 10th में एक टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका दूसरा नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। उसको आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में अपन लोग करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट मींस परपेंडिकुलर, डिस्टेंस मींस बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस को कैसे यूज करते हैं अपन लोग, क्लियर? तो देखिए, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड थर्ड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए क्या होते हैं ये। तो लाइन ऑफ साइट, जिसको हिंदी में अपन लोग दृष्टि रेखा कहते हैं, मतलब जहां तक दृष्टि जा रही है, जहां तक आप देख सकते हैं, उस लाइन को अपन लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर है जो चीजों को देखता है, क्लियर? उसकी आई से एक लाइन ड्रॉ की जाती है टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। उस पॉइंट तक जहां तक ऑब्जर्वर देख रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सपोज दैट एक ऑब्जर्वर या कोई पर्सन, कोई व्यक्ति यहां पे है, उसकी हाइट सपोज दैट ये कुछ हाइट है उसकी, और एक सपोज दैट ये टावर है। क्या है? टावर या कोई बिल्डिंग है, उसका टॉप ये है। क्या है? टॉप ये है। मतलब कि मैं नीचे से ऊपर देखूं या ऊपर से नीचे देखूं, क्लियर है? मुझे क्या करना है? मैं ऑब्जर्वर हूं, ठीक है ना, या कोई पर्सन है यहां पे, अपनी आंखों से इस पॉइंट को देख रहा है। तो दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी, लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर्स आई एंड टू द पॉइंट कहां? जिस पॉइंट को अपन लोगों को देखना है, इस लाइन को क्या बोलेंगे अपन लोग? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि लाइन ऑफ साइट वो लाइन है जो ऑब्जर्वर की आई से कहां तक, जिस पॉइंट को अपन लोग देखना है, जिस चीज को अपन लोग देखना है, तो वो आपकी जो लाइन बनेगी, उस लाइन को अपन लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट, मतलब दृष्टि रेखा। क्लियर? दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। मतलब क्या कहता है कि जब आप किसी चीज को, जो चीज आपकी कैसी है, आपके लेवल से ऊपर है, और उस चीज को आप क्या करते हैं? देखते हैं। तो क्या कहता है? देखिए, द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल when the point being viewed is above the horizontal level। तो एक वर्ड आ रहा है यहां पे, हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब कि जहां आप खड़े हैं, आपकी आई से ये लाइन, ये लाइन इज कॉल्ड, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लेवल या हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कब? जब आप ऊपर देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? ऊपर। मतलब ऊपर कोई आपका पॉइंट है, तो ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है, तो आई के साथ जो लाइन बनेगी, ग्राउंड के साथ, ग्राउंड वाली जो लाइन कहलाएगी, उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ लाइन ऑफ साइट जो एंगल क्रिएट करेगी, जो एंगल बनाएगी, एंगल इंक्लाइंड होगा, या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो आएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हिंदी में अपन लोग उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। एलिवेशन मतलब जब आपका आईज कहां हो? ऊपर की तरफ देखें,
एलिवेटर, एलिवेटर आपने देखा होगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो जो आपका एंगल, ये वाली लाइन, लाइन ऑफ साइट इस एंगल के साथ, मतलब इस लेवल के साथ, इस लेवल के साथ जो एंगल क्रिएट करेगी वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप समझिए कि ये एंगल मैंने सपोज दैट थीटा ले लिया, क्या ले लिया? थीटा। तो यहां पे थीटा क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? और ये वाली लाइन कहलाएगी वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। क्या कहलाएगी? वर्टिकल लाइन। और दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि अगर कोई टावर खड़ा हुआ है तो सीधा ही खड़ा होता है, वो टेढ़ा तो खड़ा नहीं होगा। तो अपन लोग मानेंगे कि कोई टावर जो है सीधा ही खड़ा होता है, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। तो लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट जो रोल बनाएगी वो किसका बनाएगी? राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटीनस। तो हाइपोटीनस को अपन लोग लाइन ऑफ साइट ही बोलेंगे, क्योंकि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी तो वहां पे लाइन ऑफ साइट जो रहेगी वो हमेशा हाइपोटीनस का रोल अदा करेगी। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल जो होगा वो हमेशा बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा, अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल लाइन आपका हमेशा परपेंडिकुलर काम करेगा। किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर। तो वर्टिकल लाइन क्या हो गई? परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो गया? बेस। और लाइन ऑफ साइट क्या हो गई? हाइपोटीनस। क्या हो गई? हाइपोटीनस। अब इन तीनों में हाइपोटीनस, परपेंडिकुलर और बेस में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन में ऐसा रिलेशन देगा जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में जो टर्म 1 में आया था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि 6 टाइप्स के होते हैं, उनका यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। और थर्ड टर्मिनोलॉजी जो आती है वो आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको आप नोट कीजिए, मैं आपको वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। क्लियर? हाँ बेटा, देखिए जो थर्ड आपका टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब हिंदी में उसको कहेंगे अवनमन कोण। मतलब क्या है? डिप्रेस। मतलब कि डिप्रेस का मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहां हो? ऊपर हो। मतलब कि मैं बिल्डिंग के ऊपर हूं और बिल्डिंग से मैं कोई चीज नीचे देख रहा हूं, मतलब कि ऊपर से नीचे जब मैं कोई चीज देख रहा हूं तब एंगल जो फॉर्म होगा किसके साथ? लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर? तो देखिए यहां पे क्या कहानी होगी। सपोज दैट मैं कहां हूं? यहां पे हूं, ये मेरी बिल्डिंग है। बिल्डिंग कहां पे? बिल्डिंग हमेशा सीधी खड़ी होती है, ये आपकी बिल्डिंग। क्लियर है? ये आपका ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। मतलब कि हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब यहां पे ये ग्राउंड है आपका। क्लियर है? अब मैं यहां पे हूं, मेरी हाइट सपोज दैट कुछ है, कुछ हाइट है, मेरी आईज यहां पे है, तो मैं क्या करूंगा? ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ग्राउंड पर एक चीज है, उसको मैं ऊपर से नीचे देखूंगा। तो मैंने आपको बताया था जहां से आप देखते हैं तो ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के पैरेलल, ग्राउंड के समानांतर जो लाइन बनती है, दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या? हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर? आया समझ में? तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया। अब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखूंगा तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। लाइन ऑफ साइट। क्लियर? तो अब डेफिनेशन क्या कहती है? द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। जब आप किसी हॉरिजॉन्टल लेवल से, हॉरिजॉन्टल लेवल जब हम यहां पे हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया, मैं नीचे किसी पॉइंट को देख रहा हूं, बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे किसी पॉइंट को देख रहा हूं, तो एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब
अवनमन कोण, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर सपोज दैट इस एंगल को मैंने थीटा लेट कर लिया, क्या कर लिया, थीटा, क्लियर है, तो अब यहां पे ये थीटा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, क्लियर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लेवल वाली लाइन और ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, और दो पैरेलल लाइंस हैं, तो लाइन ऑफ साइट यहां किसका काम कर रही है, किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, त्रियक रेखा काम कर रही है। जब यहां पे दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्स को कट करे तो आपका उल्टा जेड, जेड देखिए उल्टा जेड यहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है, तो दोनों एंगल जो पेयर्स होते हैं वो कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा, क्या, कि सपोज दैट मैं कहां हूं, नीचे हूं, मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं, मैं नीचे हूं, मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं ऊपर हूं और मैं नीचे वाले पॉइंट को देख रहा हूं, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट तो आपकी वही रहेगी, और लाइन ऑफ साइट अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो लाइन ऑफ साइट किसका काम करेगी, हाइपोटेनस का काम करेगी। वर्टिकल लाइन जो है आपकी, ये वर्टिकल लाइन, ये हमेशा परपेंडिकुलर काम करेगी, क्योंकि ये एंगल आपके पास गिवन है, और आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, द एंगल अपोजिट टू द, सॉरी, द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, the side opposite to the given angle is called perpendicular। जो भी आपको एंगल गिवन होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है, और एडजेसेंट साइड क्या कहलाती है, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस कहलाती है, क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को रिवाइज करवा देता हूं, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहां पे सपोज दैट आपके पास एंगल क्या गिवन है, थीटा, क्या है, थीटा, तो जो गिवन एंगल होता है उसके होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो देखिए यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट क्या होता है, साइन ऑफ एंगल क्या है आपके पास, थीटा, साइन ऑफ गिवन एंगल, गिवन क्या है आपके पास, थीटा, तो साइन ऑफ एन एंगल थीटा, जिसको अपन लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, साइन थीटा, क्या कहते हैं, साइन थीटा, क्लियर। अब साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा किसका रेशियो होता है, ये बेटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, क्लियर। सेकंड क्या है, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, विच इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है B/H, बेस एंड हाइपोटेनस का रेशियो। तो कॉस थीटा, अब देखिए बर्डिंग, देखिए बर्डिंग, कॉस थीटा इक्वल टू B/H होगा, लेकिन कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस, क्लियर है, बेस एंड हाइपोटेनस का रेशियो है, लेकिन कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि पूछ क्या रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछे तो B/H आएगी, लेकिन कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा क्या होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस, नॉट B/H, क्लियर। थर्ड जो है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, क्या हो जाएगा इसका शॉर्ट फॉर्म, टेन थीटा, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बोले तो हाइट, बेस बोले तो डिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज होने वाला है वो क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, मतलब टेन थीटा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, क्योंकि चैप्टर का नेम ही है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट मींस परपेंडिकुलर, डिस्टेंस मींस बेस, तो रेशियो ऑफ
perpendicular and base called tan theta. फोर्थ है आपका कोटेंजेंट. क्या है? कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा. इसका शॉर्ट फॉर्म होगा cot थीटा. cot थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर. मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? cot थीटा. फिफ्थ जो आपका है सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, मतलब sec थीटा. और sec थीटा जो रेशियो होता है वो होता है हाइपोटेनस एंड बेस का रेशियो. तो हाइपोटेनस अपॉन बेस. क्लियर? सिक्स्थ जो आपका है वो क्या है? कोसेकेंट. कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा मतलब कॉसेक थीटा, जो होता है हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर. क्लियर? तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक. और इनके ये क्या होते हैं? रेशियोज होते हैं. अब ये रेशियो तीनों साइड्स के होते हैं. मतलब तीनों साइड के मतलब कहीं पी बी का होगा, कभी पी एच का होगा, कभी पी बी एच का होगा, कभी एच पी का होगा. तो वो क्या है? परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस. क्लियर है? और जब भी राइट एंगल की बात हो तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको लगाना ही पड़ेगा. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है, अगर इसको लैंग्वेज वाइज देखा जाए तो पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, the square of the longest side is equal to the sum of squares of other two sides. किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होगी, सबसे बड़ी साइड सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड होती है और उसको बोलते क्या है? हाइपोटेनस. जो अदर टू साइड्स आएंगे वो परपेंडिकुलर बेस, मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर? परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये पाइथागोरस थ्योरम. तो कभी कभी जब हाई लेवल के क्वेश्चन अपन लोग करते हैं बहुत हाई लेवल के, तो उसमें पाइथागोरस का भी यूज आ जाएगा. तो सबसे ज्यादा किसका? टेन थीटा का यूज आएगा. और टेन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइट अपॉन डिस्टेंस. तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे. और भी फॉर्मूले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से आने चाहिए, कभी कभार वो फॉर्मूले भी यूज में आ जाएंगे. तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं आपसे डिस्कस करूंगा. तो आप फिर से मैं एक बार रिवाइज किए दे रहा हूं कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है. लाइन ऑफ साइट क्या होती है? वह लाइन जो ऑब्जर्वर की आई और जिस पॉइंट को ऑब्जर्वर देख रहा है उसको मिलाती है, उस लाइन को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट. चाहे ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देखे या नीचे से ऊपर देखे. क्लियर है? तो आई और ऑब्जर्वर जिस पॉइंट को देख रहा है उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को अपन लोग लाइन ऑफ साइट कहेंगे. जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ऊपर से नीचे देखते समय एंगल बनाती है, उस एंगल को क्या बोलेंगे? ऊपर से नीचे देखते समय एंगल ऑफ डिप्रेशन. और नीचे से ऊपर देखते समय लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ एलिवेशन. और हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? ग्राउंड के पैरेलल वह लाइन जो आई से होते हुए जाए. मतलब आई से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन आप खींचिए, उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं. और वर्टिकल लाइन क्या होती है? वर्टिकल लाइन क्या होती है? वर्टिकल लाइन, जैसे कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की हाइट तो अपन लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन बोलेंगे. क्लियर है? मतलब अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं तो हमेशा एक्स एक्सेस आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और वाई एक्सेस हमेशा क्या होगा? वर्टिकल लाइन. क्लियर है? और जब भी आपका कोई भी बिल्डिंग ग्राउंड के साथ होगी तो हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी. ये बिल्डिंग है, टावर है, आपका ट्री है, हॉरिजॉन्टल के साथ, ग्राउंड के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. क्लियर है? एंगल और डिप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अल्टरनेट इंडियन एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला अपन को ट्राइंगल मिल जाएगा और ट्राइंगल से अपन लोग वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे. अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, देखिए उसको, इसको नोट कीजिए.
वीडियो को रोकिए, इसको नोट कीजिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। क्लियर? हाँ बेटा, अब मैं आपके पास एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं जो कि बहुत इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन क्या कहते हैं कि टॉपिक को समझने पहले हमेशा इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना चाहिए, फिर मैं धीरे धीरे आपको जो है एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल और जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में, पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको बारी बारी से समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन में बोला है टावर कैसा है, वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, टावर हो, बिल्डिंग हो, ट्री हो, वर्टिकली ही आपको लेना है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए विद द ग्राउंड। तो अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट से, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो कि पॉइंट कहां पे है, टावर के फुट का मतलब नीचे वाला हिस्से से क्या है, बॉटम से कितना दूर है, 15 मीटर दूर है। उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो उस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, एक टावर स्टैंड करेंगे। क्या करेंगे, टावर, सपोज दैट ये टावर है आपका, जिसका अपन ने नाम क्या रख दिया, ए बी। अब टावर के फुट से 15 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसको मैंने सी बोल दिया। टावर का फुट ये हो गया आपका 15 मीटर। कितनी दूर है यहां से, 15 मीटर डिस्टेंस पे। क्लियर है? तो यहां से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप समझ ही गए होंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है, 60 डिग्री। एंड हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी, तो हाइट ऑफ द टावर को अपन लोग लेट कर लेते हैं। दिस इज द हाइट ऑफ टावर, तो h मीटर। कितना, h मीटर। ये हाइट ऑफ द टावर लेट कर लिया। बहुत छोटा क्वेश्चन बन गया ये आपके लिए, क्योंकि बेस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, हाइट निकालना है। तो अपन लोग किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, वो है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल 60। तो टेंजेंट ऑफ एंगल 60 को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, tan 60। और tan 60 किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस का। तो परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो क्या होगा, tan 60। तो tan 60, तो सबसे पहले अपन लोग हमेशा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि टर्म 2 आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं होना है तो लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो जब लिखना पड़ेगा तो किस तरीके से लिखते हैं, तो हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन फिगर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो आपका फिगर बनाते हो यहां पे, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फिगर इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर है? तो फिगर कैसे बना लिया अपन ने, फिगर इसका, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे, अकॉर्डिंग टू फिगर। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर। लैंग्वेज बहुत कम से कम जो है आपको इस्तेमाल करनी है, बहुत कम से कम। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर में आपको जो फाइंड करना है उसको लेट करेंगे। क्या, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। अपन ने हाइट लेट कर ली क्योंकि ये h निकालना है। अब अपन लोग ट्राइंगल देखें, तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखना है। कौन सा यूज होगा, tan, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस का रिलेशन, डिस्टेंस दिया गया है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो क्या लगाएंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल 60, मतलब tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, क्योंकि एंगल ये गिवन है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, h, बेस क्या है 15। अब tan 60 आ गई ट्रिग्नोमेट्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। tan, sin और cos, इनकी वैल्यूज तो आप याद करके ही रखिए क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं करता हूं tan 30, क्योंकि 30, 45 और
60 डिग्री एंगल ही आपके ज्यादातर यूज में आएंगे। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√2। क्या होती है? नहीं, tan 45 की वैल्यू होती है 1। tan 45 की वैल्यू होती है 1। क्लियर? और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो tan की वैल्यू क्या होगी? tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3। इसी प्रकार से आपको देख रहा है sin 30 होता है 1/2, sin 45 1/√2 एंड sin 60 डिग्री क्या हो जाएगा? √3/2। जो sin 60 की वैल्यू वही cos 30 की वैल्यू, और sin 45 और cos 45 इक्वल वैल्यू होती है, और जो sin 30 की वैल्यू वही cos 60 की वैल्यू। तो ये वैल्यूज तो कम से कम आप याद करके रखें। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। तो h/15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15√3, 15 इक्वल टू h। तो हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई? 15√3 मीटर। जब तक आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन ना हो तब तक आप √3 की वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 की वैल्यू रखनी है, वो वैल्यू गिवन देगा, एग्जाम में गिवन देगा, तब आप √3 की वैल्यू रखेंगे। और √3 की वैल्यू वैसे क्या होती है? √3 कभी कभार जो है वैल्यू 1.73 देगा, या पर 3 डिजिट में देखा तो क्या देगा? 1.732। क्लियर? वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या वैल्यू देगा, तो उस हिसाब से अपन लोग √3 की वैल्यू रख देंगे। क्योंकि √3 इरेशनल नंबर है, वैल्यूज आगे बढ़ती चली जाएगी, तो अपन को 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस तक अपन को यहाँ पे वैल्यूज को रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो हाइट क्या आ गई? 15√3। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, ये वैल्यूज याद कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मैं इस चैप्टर की आपको सॉल्व करूंगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर? और जब आपको समझ में आया तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। क्लियर? थैंक यू।